नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक और फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो रेगुलर स्टूडेंटों के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड में जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का पेपर हुआ था सामान्य हिंदी का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकते, उन सब पर अपन बात करने वाले हैं। और आपको पेपर पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि रेगुलर और नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का सिलेबस भी है, एग्जाम पैटर्न भी एक ही है, बस थोड़ा सा नंबरों का फर्क पड़ जाता है, बाकी सब कुछ एक है। तो इस वीडियो में अपन ये भी बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट सा प्रसंग व्याख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, और छोटे क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके 12, उनको भी मैं पीडीएफ के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, और आप कहां से पढ़ सकते हो वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका एक 50 अंकों का पेपर होता है नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का, क्योंकि 10 अंक इनके मिड टर्म एग्जाम के नहीं भेजी जाती, क्योंकि कॉलेजों में जा नहीं पाते, जाते भी नहीं है। ठीक है, इनका सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है इनको। तो टोटल 50 अंकों का ये पेपर हुआ था इनका, और पास मार्किंग इनको 20 अंक लाने होते हैं, और आपका पेपर 40 अंकों का होगा, जिसमें से आपको 16 अंक पास होने के लिए लाने होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजों पर मैंने बड़े तरीके से बात कर ली है। सबसे पहले है ना, जो जैसे आपका पेपर आता है तो ये निर्देश है ना, पहले पढ़ना, क्योंकि निर्देशों में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, इसको बड़े तरीके से पढ़ना। उसके बाद में खंड के अनुसार भी निर्देश दे रखे होते हैं। तो यहाँ पर देखो निर्देश दे रखे हैं नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का कि 1 से 12 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उनको हल करो। प्रत्येक प्रश्न है ना जो 1 अंक है, तो 12 अंकों का ये इनको दिया था ना। तो 12 क्वेश्चन है ना आपके भी आने वाले हैं, लेकिन जो अंक है ना थोड़े बहुत कम हो जाएंगे इसमें से, वो आधा अंक का भी दे सकता है आपको एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टोटल 12 क्वेश्चन आए थे। इसके अंदर आप पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ईदगाह है कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखिए। ये साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको किस प्रकार इसको तैयार करना है पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन से, फिर इसका एनालिसिस करके मैं बता दूंगा आपको। आज भी खड़े हैं तालाब के लेखक का नाम बताइए। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर निबंध का मुख्य प्रतिपाद्य है। मनुष्य के भीतर नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति किस बात का प्रमाण है। महादेवी वर्मा कृत नीलू काव्य की कौन सी विधा है। अमृतलाल नागर के अनुसार शरत बाबू ने नया मकान कहाँ बनवाया था। कबीर की साखियों का छंद रूप है चरण कमल बंदो हरि राई। बंदो का क्या अर्थ है। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी रचना है। मीराबाई की भक्ति का मुख्य भाव कौन सा है। सांप कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें आया था, मातृभूमि कविता के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसी एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा कि जो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, पहला क्वेश्चन, इसका मुख्य पात्र पूछ लिया। अब एक कहानी आपने पढ़ी है तो आप मुख्य पात्र आप बता दोगे बढ़िया तरीके से। अब ये टॉपिक आपके आज भी खड़े हैं तालाब, इसका लेखक का नाम पूछ लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उनके लेखकों का नाम याद कर लो बढ़िया तरीके से। एक पेज ले लो, और पेज में है ना जो भाई ये टॉपिक है इसका और इसके मुख्य लेखक कौन है, ऐसे कर लो। एक क्वेश्चन उससे आना जो रिलेटेड आएगा, कभी कभी 2 भी आ सकता है, कभी कभी 3 भी हो जाता है। तो साहित्य से रिलेटेड एक चीज हो, उससे क्या होगा कि जब से आप प्रसंग व्याख्या करोगे ना तो उसमें भी वो लेखक का नाम काम आएगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें है ना मुख्य सार भी पूछ लेता है। इसके बाद में देखो ये है ना थोड़ा फैक्ट, जो छठा क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें फैक्ट पूछ लिया है कि कहाँ बनवाया था। तो यदि आपने ये टॉपिक बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो बढ़िया तरीके से आप कर दोगे। कबीर से रिलेटेड पूछ लिया फैक्ट। इसके बाद में देखो आपने दोहे पढ़े हैं तो ये लाइन दे दी, और इसमें से बंदों का अर्थ है ना जो पूछ लिया। इसके बाद देखो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, ये पूछ लिया इन्होंने। इसके बाद में देखो मातृभूमि कविता के रचनाकार कौन है,
या का नाम मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मातृभूमि है जो कविता है उसके उसके है ना जो रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आ गए लेखक और रचनाकार से रिलेटेड। तो यदि आपने जो टॉपिक पढ़ा है और जितने भी टॉपिक है उनका साहित्य यदि आपको याद करना है और ये 12 के 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो एक पेपर ले लो, यानी जो भी पेज है आपका वो ले लो और उसमें है ना जो टॉपिक लिख लो, उसके आगे लेखक, और ये भी लिखो कि उसमें कौन सी रचना है। और तीसरी चीज ये लिखो उसमें कि इसका सार रूप क्या है। बात बन जाएगी, 12 के 12 क्वेश्चन है ना जो आपके सही हो जाएंगे। वैसे ही इन क्वेश्चनों को बड़े तरीके से आपको तैयार करना है, ये रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैं दे दूंगा आपको। इसके बाद में खंड ब जो आएगा उसमें टोटल 8 व्याख्या दे रखी होंगी, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो इकाई 1 और दूसरा क्वेश्चन उसमें 2 व्याख्या दे रखी हैं। इसके बाद में इकाई 2 जो होगा उसमें भी 2 व्याख्याएं दे रखी हैं। इसके बाद में इकाई 3 होगी जिसमें है ना जो इसमें व्याख्या दे रखी, व्याख्या जो सप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी होगी। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर दिख रही है कि 4 सप्रसंग व्याख्या जो हैं वो तो पद्य से ली गई है, सॉरी गद्य से ली गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो गद्य भागी है सारा का सारा, ये टोटल 4, ठीक है। टोटल 4 रन जो गद्य भाग से ली गई है। उसके बाद में आप देखोगे कि बाकी की जो 4 दे रखी हैं ये पद्यांश से ली गई है। तो गद्यांश तो आपको ऐसे ही आप पढ़ लोगे, उसका अर्थ ऐसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन जो पद्यांश होते हैं ना उनका अर्थ समझने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके जो शब्द है ना उनका अर्थ हमें आना चाहिए तभी अपन उसको समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो पद्यांश हैं वो मैंने बड़े तरीके से पीडीएफ में बता रखे हैं, तो आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार आपको तैयार करना है। और बाकी ये सारी की सारी चीजें तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से टॉपिक से ली गई है और इनका ऐसे ही अर्थ आप निकाल दोगे। तो आपको विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता है पद्यांश, ठीक है। और इसमें भी आपको वही साहित्य काम आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये जो पद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, कौन सी रचना से लिया गया है। तो ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से रिपीट होंगे या नहीं होंगे, मेरे हिसाब से 20% रिपीट हो सकते हैं। ये जो पेपर में दे रखे हैं ये जो प्रसंग व्याख्या बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये कम चांस है, दूसरी व्याख्याएं आ सकती हैं, तो उसी के अनुसार आपको तैयार करना है। तो जो रिपीट हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद में जो खंड स होगा इसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे। बड़े क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें से आपको 4 करना होगा। तो अथवा में दे रखे हैं छठा क्वेश्चन, इसमें जो ये क्वेश्चन है ना वापस रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको करना है। तो छठा क्वेश्चन, ईदगाह कहानी की तात्विक विवेचना कीजिए, या फिर आज भी खड़े हैं तालाब निबंध की समीक्षा कीजिए। एक प्रकार से कहानी रूप ही है ये तो एक प्रकार एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपकी पूरी जो समरी है वो आ जाएगी। इसके बाद में शरत के साथ बिताए कुछ समय संस्मरण का सारांश लिखिए। इसके बाद में इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर व्यंग्य निबंध के आधार पर पुलिस प्रशासन की विसंगतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये निबंध के जो निबंध संबंधित जो आपके चैप्टर दे रखे हैं उससे क्वेश्चन आए थे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, रिपीट हो सकते हैं। सूरदास की भक्ति भावना पर निबंध लिखिए। ये आपके है ना जो पद्यांश से रिलेटेड आ गए। यदि आपने पद्यांश पढ़ा होगा इसका तो बड़े तरीके से आप कर पाओगे, सारी लिखा रहा है एक प्रकार से। तो तुलसीदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद में वह तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से कवि निराला क्या संदेश देना चाहता है। तो ये वह तोड़ती पत्थर जो कविता है उसके प्रमुख कवि कौन है, निराला। तो इस प्रकार ये पूछ ले। अब ये क्वेश्चन बना दे कि वह तोड़ती पत्थर का जो कविता है उसके कवि कौन है, पूछ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बना कर दे दे। तभी मैं कह रहा हूं कि 12 क्वेश्चन ऊपर के सही करना चाहते हो तो मैंने जो ऊपर पैटर्न बताया है उसके अनुसार आप कर सकते हो। हिरोशिमा कविता के मूल भाव को सोदाहरण समझाइए, उदाहरण ले लेकर आपको समझाना है। तो ये सारी चीजें आप बढ़िया नंबर इसमें ला सकते हो।
इसके बाद फ्रेंड्स अपन है ना जो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 12 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहाँ से आपको तैयार करना है, तो ये पीडीएफ आपके सामने दिख रही है। इस पीडीएफ को है ना जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर डाल रखा है, तो वहाँ पर आ जाओगे तो या तो मेरे पास में आप कमेंट कर देना, या आप जुड़े हुए हो तो आपकी जो फाइल ना आप उसमें जुड़ जाना। और जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आप जुड़ जाओगे वहाँ पर। तो जो फाइल है वो कहाँ पर मिलेगी, फाइल वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करोगे तो क्या डालना है आपने, जो सर्चिंग बॉक्स होगा उसमें क्या डालना है, जनरल हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर सेकंड ऐसे डाल सकते हो। जनरल हिंदी डालते ही है ना जो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। ये बहुत सारी क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। यदि ये सारी कर लेते हो इसमें लेखक का नाम भी आ जाएगा, रचना कौन सी रचना उन्होंने की। ये है ना जो टॉपिक वाइज दे रखा है, तो इससे बाहर मेरे हिसाब से तो कुछ जाएगा नहीं। और टॉपिक के अनुसार दे रखा है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि टॉपिक के अनुसार इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप कर सकते हो इसको बढ़िया तरीके से तैयार। 12 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि रचना से संबंधित पूछता है क्वेश्चन, वो सार से रिलेटेड पूछता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ मिल जाएगी, और मैं एक बार फिर से है ना जो वापस डाल दूंगा इसको, ताकि आपको कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। जो सप्रसंग व्याख्या आने वाली है 8 में से आपके पद्यांश से 4 सप्रसंग व्याख्या आने वाली है, जिसमें 2 करना होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सारी यानी जो सप्रसंग व्याख्या होती है। और आपको पता है कि जब भी अपन सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो प्रसंग लिखते हैं सबसे पहले, इसके बाद में व्याख्या लिखते हैं उसकी, और उसकी विशेषता लिखते हैं। यानी विशेष जो है ना उसमें विशेष क्या रहा वो। तो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, प्रसंग में शीर्षक लिखा जाता है कि किस शीर्षक किस पाठ से लिया गया है और किसके बारे में बताया गया है। कोई रचना है उसमें वो चीज़ें बताई गई तो वो सारी चीज़ लिख दोगी। व्याख्या उसका अर्थ लिखना है, और उसमें विशेष क्या है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। इम्पोर्टेंट ही डाला है, ये वापस रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो बहुत सारी इसमें है ना मैंने पद्यांश वाली ली है, क्योंकि गद्यांश वाली है ना जो आप अच्छी तरीके से वैसे ही कर लोगे, क्योंकि उनका अर्थ समझने में दिक्कत नहीं आती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से टॉपिक से ली गई है, बाकी व्याख्या तो आप कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।